11 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगी एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू। बीजेपी ने की पूरी तैयारी, सीएम आवास में किया जाएगा बैठक का आयोजन। विधानसभा में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने ली राजकीय अनुदान चयन समिति की पहली बैठक। कहा, गौवंश के भरण पोषण में खर्च किया जाए, जारी किया गया बजट। रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की लंबी लिस्ट आई सामने। एसआईटी की जांच में हो रहे नए नए खुलासे, नकलों पर कसा जा रहा शिकंजा। पूरे प्रदेश के साथ साथ पहाड़ों में भी दिखने लगा अलर्ट का असर। पहाड़ों में कई जगह हुए मोटर मार्ग अवरुद्ध, लोगों की आवाजाही में हो रही परेशानियां। और लोहाघाट में आईटीबीपी परिसर में रिश्तेदारी में आए व्यक्ति ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मामले की जांच में जुटी पुलिस। नमस्कार, देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सैन और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 11 जुलाई को देहरादून पहुंचेंगी। इस संबंध में भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी ने जानकारी देते हुए बताया कि 11 जुलाई को सुबह 10 बजे द्रौपदी मुर्मू जोली ग्रांट एयरपोर्ट पहुंचेंगी, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के द्वारा उनका स्वागत किया जाएगा। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित बैठक में वे शिरकत करेंगी। इस बैठक में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत अन्य पार्टियों के विधानसभा सदस्य मौजूद रहेंगे। साथ ही इस कार्यक्रम को लेकर बीजेपी के द्वारा सभी जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई। एनडीए की राष्ट्रपति के उम्मीदवार माननीय द्रौपदी मुर्मू जी 11 तारीख को देहरादून उनका उत्तराखंड आगमन हो रहा है और 10 बजे करीब वो एयरपोर्ट जोली ग्रांट में लैंड करेंगी और वहाँ पर उनका भव्य स्वागत की तैयारी की जा रही है। और उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसद, सभी विधायकगणों को साथों बैठने वाली हैं और वो सभी दलों से, अन्य दलों से भी जो निवेदन अपने पक्ष में वोट करने के लिए निवेदन करेंगे। और ये जीत बहुत ऐतिहासिक जीत हमारी सुनिश्चित है और पहली बार ऐसा लगे कि एक तरफा जो है राष्ट्रपति का चुनाव हुआ है। बात करेंगे उत्तराखंड में मान्यता प्राप्त गौ सदनों को राजकीय अनुदान स्वीकृत करने राजकीय अनुदान चयन समिति की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने की। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मंत्री बहुगुणा ने बताया कि प्रदेश में 49 गौशालाएं रजिस्टर्ड हैं। सभी गौशालाओं को जानवरों के रखरखाव की राशि को बढ़ाकर 30 रुपये कर दिया गया है। अभी तक प्रति जानवर 6 रुपये दिए जा रहे थे। इसके साथ ही ग्राम गौ सेवा समिति भी बनाई जाएगी। वहीं गौरक्षा के लिए सभी 13 जिलों में 12 लाख रुपए दिए जाएंगे। आज हमारी एक अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई है। हमारे गौवंश आयोग के अध्यक्ष जी थे, हमारे सचिव थे और समस्त अधिकारीगण थे, जिसमें ये फैसला हुआ है कि जो हमारे जितने भी हमारे साथ गौशाला उत्तराखंड में रजिस्टर्ड है, लगभग 49 रजिस्टर्ड है उत्तराखंड सरकार के साथ, उनको हम पहले जानवर के रखरखाव के लिए 6 रुपये प्रति जानवर देते थे। अब उसकी हमने दाम बढ़ा के 6 रुपये से 30 रुपये कर दिया है। सरकार 5 गुना दाम बढ़ा रही है गौ रक्षा करने के लिए। और दूसरा एक हम समिति बना रहे हैं, ग्राम गौ सेवक स्कीम हम लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसमें हम 4 से 5 अगर ग्राम के लड़के मिलके 4 से 10 साल के बीच में अगर वो रखते हैं तो उनको भी सरकार जो है अनुदान देगी अपनी तरफ से और उनको रखरखाव करने के लिए, पालन पोषण करने के लिए सरकार उनको मदद करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे देहरादून में एसडीआरएफ में पीआरडी के तहत रखे गए 62 जवानों को वेतन के लाले पड़े। इन जवानों को पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला। इससे परेशान जवानों ने कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत से मुलाकात की। कांग्रेस उपाध्यक्ष सूर्यकांत ने कहा कि सरकार ने कोरोना के दौरान इन जवानों को पीआरडी के तहत रखा था, लेकिन अब इन कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। उन्होंने कहा कि इन जवानों की मांग को लेकर मुख्य सचिव से चर्चा की जाएगी। सर, हम 2 साल से कोविड काल में ड्यूटी कर रहे हैं सर एसडीआरएफ में।
तो सर अभी 3 महीने से सर हमारी कोई सैलरी नहीं आई है। अभी सैलरी के लिए हमने बात भी करी तो शाम को हमारे पास मैसेज आ जाता है कि कल से कोई ड्यूटी नहीं आएगा। अब सर हमारे पास ना कोई ड्यूटी है, कोई रोजगार नहीं है और सर 3 महीने से कोई सैलरी भी नहीं आई है। 62 जवान हैं पीआरडी के जो पिछले 2 वर्षों से लगातार कोविड काल में एसडीआरएफ में काम कर रहे थे। एसडीआरएफ ने इनकी डिमांड करी, पीआरडी ने इनको ड्यूटी पे भेजा। पहली लहर, दूसरी लहर, तीसरी लहर, तीनों लहरों में इन्होंने काम किया और तीनों लहरों में काम करते वक्त जब 2 वर्ष का कार्यकाल था उसमें कई बार ऐसे इशू आए कि इनकी 2-2, 3-3 महीने की जो पगार है वो इनको समय पर नहीं मिली। ये बार बार मेरे पास आते थे, मैं बातचीत करता था अधिकारियों से, तो इनकी तनख्वाह रिलीज़ उसके बाद होती थी। अभी पिछले 3 महीने से अप्रैल, मई, जून, ये जुलाई शुरू हो गया, इनकी पगार 3 महीने की फिर रोक दी गई। तब से लेकर अब तक मैं अधिकारियों से बातचीत कर रहा हूँ, अधिकारी कह रहे हैं इनकी तनख्वाह रिलीज़ हो रही है, इनकी दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो हम ले लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मौसम की। मौसम विभाग ने पौड़ी और नैनीताल जिले में के लिए रेड अलर्ट जारी किया है, जिसमें कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की आशंका जताई है। नैनीताल, पौड़ी और पिथौरागढ़ के स्कूलों में 1ली से 12वीं तक के बच्चों की छुट्टी घोषित कर दी गई है। वहीं देहरादून, टिहरी, हरिद्वार, उधम सिंह नगर समेत कुछ अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने बताया कि लोगों को एहतियात बरतने की सलाह है, क्योंकि बरसात के मौसम में कई ज़िलों में भारी बरसात की जो अलर्ट है वो मौसम विभाग द्वारा जारी किया गया है। सभी जगहों में मिलेगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो भारी से बहुत भारी बारिश है वो कुछ जगहों में, जो हमारे खासकर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कि पौड़ी और नैनीताल की अगर बात करें तो इनमें ये कुछ जगहों तक भारी से बहुत भारी बारिश मिलने वाली है। अत्यधिक भारी है कि 21 सेंटीमीटर या उससे भी ज़्यादा रेनफॉल जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में मिलने वाला है। तो ये खासकर ये 2 डिस्ट्रिक्ट्स में जो 9 तारीख को काफ़ी एक्टिविटी है, दिन शाम से लेके, और परसों 10 तारीख की सुबह तक जो है ये एक्टिविटी रहने वाली है। उत्तराखंड में जब से मानसून ने दस्तक दी है तो मौसम इस वक्त बहुत सुहाना हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से मौसम सुहाना है उसी तरीके से लोगों की जो दुश्वारियां बढ़ चली हैं। पहाड़ों की बात करें, पहाड़ों में लगातार आफत की बारिश हो रही है, और मैदानों की बात करें तो मैदानी इलाकों में जो दुश्वारियां हैं लगातार बढ़ चुकी हैं। पूरे प्रदेश में यही स्थिति है। मौसम विभाग समय समय पर अलर्ट यहां पर जारी कर रहा है, जिस अलर्ट के चलते लोग लगातार उस अलर्ट को फॉलो भी कर रहे हैं। सरकार फॉलो कर रही है और सरकार का साफ तौर पर निर्देशित तमाम अधिकारियों को ये करके कहना है कि आप लोग मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके तहत यहाँ पर आप अपनी टीमों को जो चिन्हित इलाके हैं उन चिन्हित इलाकों में भेजा जाए। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त भले ही हम राजधानी देहरादून में है, लेकिन राजधानी देहरादून में जो अव्यवस्थित इस वक्त जो सड़कें हैं, यहाँ पर जो दुश्वारियां यहाँ पर लोगों की बढ़ चली हैं, उससे कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां जरूर यहाँ पर ज्यादा बढ़ी हैं बारिश के चलते, क्योंकि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर जलभराव हो चुका है। भले ही शासन और प्रशासन द्वारा पुरजोर तरीके से तैयारियां कर ली गई हैं, अभी तक किसी जनहानि की कोई खबरें अभी तक सुनाई नहीं दे रही हैं। हालांकि पहाड़ी इलाकों में बात करूं कि पहाड़ी इलाकों में कुछ जगहों पर सड़कें जरूर टूट चुकी हैं, कई सड़कें यहां पर बंद भी हो चली हैं, लेकिन लोक निर्माण विभाग पूरी कोशिश कर रहा है कि उन सड़कों को खोला जाए। और जिस तरीके से बारिश अपने स्वभाव पर है, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि अभी जो लोगों की जो दुश्वारियां हैं ये खत्म होती नजर नहीं आएंगी। इसीलिए IND24 आप तमाम लोगों से अपील करता है कि ऐसे मौसम में अगर आप यात्रा पर निकल रहे हैं या फिर आप दूर यहाँ पर जाने की सोच रहे हैं तो कृपया आप अपनी यात्रा को स्थगित करें। दूर इलाकों में, खासतौर पर पहाड़ी क्षेत्रों में ना जाएं, क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगह ऐसी हैं जहां पर इन दिनों भूस्खलन हो सकता है, जहां पर लैंडस्लाइड हो सकता है और कोई भी घटना घट सकती है। तो मौसम विभाग ने जिस तरीके से पूर्वानुमान अपना जारी किया है, उसी तरीके से हम एक बार फिर अपील तमाम लोगों से करते हैं कि इन जो भी एहतियात यहाँ पर प्रशासन और शासन द्वारा दिए जा रहे हैं उनको आप जरूर फॉलो कीजिए। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ IND24 के लिए कैलाश बस। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में बारिश आफत बनकर बरसी है, जहां करीब 15 सड़क मार्ग बंद हो गए हैं। दौलीगाड़ में मुख्य सड़क का पुल गिरने से आवाजाही ठप हो चुकी है। वहीं मदनकोट में एक प्राथमिक स्कूल पर भारी बारिश से पेड़ गिर पड़ा, जिससे स्कूल का शौचालय ध्वस्त हो गया। वहीं स्कूल की छुट्टी होने पर बड़ा हादसा होने से टला है। कई दूसरे इलाकों में भी इस तरीके की कई घटनाएं निकलकर सामने आई हैं। BRO तहसील टीम मौके पर पहुंची और स्थिति का यहां पर उन्होंने जायज़ा भी लिया है, और इसके अलावा जो सड़क मार्ग बंद हुए हैं उनको खोलने का प्रयास भी लगातार जो राहत और बचाव की टीमें हैं
वो यहाँ पर करती हुई नजर आ रही। वो पूरा ही टेढ़ा हो गया है और उसका साइड एबटमेंट वगैरह सब झुक गए हैं इसके, जिस कारण अब वो वाहन के चलने लायक नहीं रह गया है। हमारी बीआरओ की टीम और तहसील की टीम वहाँ पहुँच चुकी है और उस बात को देख रहे हैं कि उसका अल्टरनेट क्या होगा और कैसे होगा। उसका टेम्परेरी पुल बनाया जा सकता है या नहीं बनाया जा सकता, या टेम्परेरी रास्ता उसको या अस्थायी रूप से रास्ता तैयार कर लिया जाएगा उसमें। और जनपद में जो हमारे सड़कों की स्थिति है, लगभग 15 सड़कें बंद है और चूंकि अभी बारिश ज़्यादा नहीं है, सभी जगह हल्की हल्की बारिश का सूचना है, तो सब जगह जेसीबी डिप्लॉयड है, काम कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ के आसपास नहीं के बराबर है, हल्की बारिश हुई है। मुनस्यारी साइड में ही रात को 56 mm बारिश की सूचना जो सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की गई है और बाकी जनपद में शांति है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उत्तराखंड में स्वास्थ्य विभाग के बड़े बड़े दावे खोखले साबित होते नजर आ रहे हैं। जहां राजधानी देहरादून के दून अस्पताल में ही कर्मचारियों की कमी देखने को मिल रही है। मरीज के परिजनों को ही कई सारे काम स्वयं करने पड़ रहे हैं। वहीं इस मामले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट केसी पंत ने अस्पताल में स्टाफ की कमी से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना में अतिरिक्त स्टाफ रखा गया था, जिसे नियम अनुसार बाद में हटा दिया गया है। वहीं अब सरकार से दोबारा भर्ती के निर्देश आए हैं। जल्द भर्ती कर अस्पताल में कर्मचारियों की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाएगा। हमारे अस्पताल में वर्कलोड बहुत है। बेड्स हमारे 750 हैं। ऑपरेशन डेली होते हैं। मरीज हमेशा भर्ती होते हैं। विशेष रूप से जब कोई इमरजेंसी या मौसम की वजह से या कोई अन्य रोड साइड एक्सीडेंट के केसेस आते हैं तो हमारे अस्पताल में एक तो उसकी जो पोजीशन है बहुत ही लोगों को इजीली अप्रोचेबल है और लोगों को विश्वास है हमारे अस्पताल में कि आएंगे तो उनको मदद मिलेगी। इस वजह से हमारा वहाँ हॉस्पिटल में आना जाना बहुत लगा रहता है। लेकिन पिछले कोरोना के बाद के समय से हमारे वहाँ, क्योंकि पहले कोरोना पीरियड में हॉस्पिटल बंद रहा कोरोना की वजह से, या केवल कोरोना के पेशेंट एडमिट रहे, तो उसमें हमारे वहाँ स्टाफ काफ़ी था। बाद में जब कोरोना ख़त्म होने के बाद उन स्टाफ नर्स को हमने उनकी सेवाओं के नियमों के हिसाब से हमने कहा कि अभी हमें ज़रूरत नहीं है, भारत सरकार के जो गाइडलाइन है इनके हिसाब से हमने उनको हटाना पड़ा। अभी शासन से ये निर्देश आया है कि अब हम लोग किसी एजेंसी के माध्यम से, उपनल के माध्यम से या पीआरडी के माध्यम से जो नियमानुसार जो है उनको पुनः नियुक्ति कर सकते हैं जो उसके पात्र हैं। बेंगलोर में चोरी से चारा काटने पर दो पक्षों में विवाद हो गया। खेत में चारा काटने का विरोध करने पर खेत के मालिक पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया। बता दें कि पिछले कई दिनों से खेत से चारा काट कर कुछ लोग चोरी कर रहे थे। इस दौरान शक होने पर खेत के मालिक अकील ने निगरानी शुरू कर दी। मालिक ने आरोपियों के रंगे हाथ पकड़ा, लेकिन कई लोगों ने अकील पर धारदार हथियार से हमला बोल दिया। किसी तरह अकील ने भागकर अपनी जान बचाई और घर आया, लेकिन हमलावर ने उनके परिवार पर भी धारदार हथियार से हमला बोल दिया, जिससे परिवार में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची और मामले में जानकारी जुटाने के साथ ही अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। घास हमारा कटा था, बहुत दिन से कटा था, ऐसा नहीं है अभी से कटा था, बहुत काफी दिन से, कई बार पकड़े भी ऐसा ना। और ये क्या कर रहे थे, जब भी मतलब उन्हें टोक कर धौस दिखाओ थे फिर छोड़ देते। आज मौके पकड़ा तो आज इन्होंने मतलब जोर जबरदस्ती करी, फिर वहाँ से हमला करा, फिर इधर से हमारे आदमी गए, फिर ये मतलब छुरी लेके चढ़े। छः बंदे घायल है जी, बहुत ज़्यादा गंभीर है जी, बहुत, किसी का हाथ टूट रहा, बहुत सारे है जी, किसी का हाथ टूट रहा, किसी को सिर में लग रही। हम रोक रहे थे अपना, हमारे पर वो लेकर चले। क्या चीज़? अरे क्वालिटी इन पर होता धारदार चीज थी। और गोपालपुर में भी ना गोली चलाई थी उसके ऊपर। कितने लोग घायल हैं आपके? अजी 7 लोग घायल हैं। हाँ छुरी क्वालिटी थी जी इन पर। अच्छा, तो आप पुलिस में आए हैं? हाँ जी पुलिस में आए। तो अभी क्या माहौल है, कहाँ वो लोग फरार है, क्या है? अजी वो लोग भी कुछ यहीं बैठे ये झुट्टी वो कर आए यहाँ से, झुट्टी कर आए यहाँ से। और क्या खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे रुद्रप्रयाग की। रुद्रप्रयाग में जैसे जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे ही शिक्षकों के प्रपत्रों की जांच में नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जनपद में अब तक 1.5 दर्जन से अधिक फर्जी शिक्षकों पर गाज गिरी है और अभी भी एसआईटी शिक्षकों पर शिकंजा कसती हुई नजर आ रही, जबकि अभी एसआईटी की जाँच के घेरे में कई शिक्षक हैं
एसआईटी जांच में बीएड की डिग्री फर्जी पाई गई है। इसके अलावा रुद्रप्रयाग जिले में तैनात एक एलटी शिक्षक पर भी गाज गिर गई है। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा गढ़वाल मंडल ने इस एलटी शिक्षक को सेवा से निलंबित कर दिया है। निलंबित एलटी शिक्षक को बीईओ दफ्तर में अटैच करते हुए बीईओ को पूरी मामले की विभागीय जांच सौंपी गई है। जांच अफसर को 15 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट देने के लिए कहा गया है। निलंबित शिक्षक पर आरोप है कि उसने आरोप पत्र अलग से भेजे जाएंगे। बता दें कि एसआईटी जांच में प्रथम दृष्टया बीएड की अंक तालिका और प्रमाण पत्रों में संदेह होने और फर्जी होने पर सहायक अध्यापक को भी निलंबित कर दिया गया है। पहले ही मालूम हो गया था कि इनकी डिग्री जो है फर्जी है। एसआईटी से भी जांच हुई थी, उसके बाद विभाग पाया तो विभाग में नियुक्त अधिकारी जो है एडिशनल डायरेक्टर पौड़ी में है बैठते हैं, उनके द्वारा निलंबन की चिंता कर दिया गया और 2 शासकीय विद्यालयों में थे पकड़े गए, वो बर्खास्त किए जा चुके हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लोहाघाट में आईटीबीपी के फैमिली परिसर में एक व्यक्ति ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतक का नाम जगदीश कार्की बताया जा रहा है। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। आईटीबीपी आवासीय कॉलोनी में किसी व्यक्ति द्वारा जो है फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। हम लोग मौके पे गए तो वहां पे जांच की तो देखा कि एक व्यक्ति द्वारा आत्महत्या कर ली और अंदर से दरवाजा वगैरह बंद है। तो दरवाजा तोड़वा के हमने उसको खोला तो देखा कि एक व्यक्ति फंदे पे लटका हुआ था, जिसका नाम जगदीश कार्की बताया जा रहा है। ये वहीं 36 बटालियन में नियुक्त कर्मचारी का मामा था। इस व्यक्ति द्वारा सुसाइड कर लिया गया है, जिस संबंध में अभी जांच जारी है और किस कारण इसने फांसी लगाई अभी इस मामले में जांच की जा रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। कालाडूंगी में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है, जिसके तहत अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के लिए कालाडूंगी पुलिस ने अभियान चलाया है। इसके तहत पुलिस ने करीब 5 ग्राम स्मैक के साथ युवक को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। आरोपी पदमपुर का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसको पुलिस ने गुलजारपुर में घूमते हुए पाया गया। तलाशी लेने पर युवक से स्मैक बरामद हुई है और पुलिस ने उसे कोर्ट में पेश करा, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। आज माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया गया। अवैध स्मैक की बिक्री की तमाम लगातार शिकायतें मिल रही थी, जिस क्रम में कल एक टीम गठित की हुई। जो टीम गुलजारपुर पंगी दिराई के पास पहुंची, वहां पर अभियुक्त प्रदीप सागर से 4.5 ग्राम स्मैक बरामद हुई, जिसे आज माननीय न्यायालय समक्ष पेश किया जाएगा। तो अभियान अवैध स्मैक के खिलाफ आगे भी लगातार जारी रहेगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे देहरादून में लगातार हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति बन गई है। वहीं शहर के जिलाधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार ने बताया कि सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया है और जहां पर भी नदी का बहाव रुका हुआ है उसकी साफ सफाई करवाई गई है और बारिश के समय 5 सेंसिटिव रैन बसेरे को चिन्हित भी किया गया है, जहां पर लगभग 400 लोग रह सकते हैं। इस दौरान आपदा कंट्रोल विभाग के सहयोग से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है। साथ ही किसी भी तरह की परेशानी सामने आने पर उसके लिए टीम बनाकर काम किया जाएगा। सबसे पहले तो हमने प्रिवेंटिव मेजर्स किए। पहले तो सिंचाई विभाग के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके जहाँ पे भी फ्लो नदी की जो विरल धारा है, जो स्ट्रेचेस जहाँ ब्लॉक हो रहे थे उनकी साफ़ सफाई हमने सुनिश्चित करवाई सिंचाई विभाग के माध्यम से। और कतिपय स्थानों पे अभी जल भराव की जब समस्या आई, इमीडिएटली जब मानसून शुरू हुआ तो हम लोगों ने ऐसे रेन बसेरों का चिन्हीकरण किया। लगभग यहाँ पे 5 रेन बसेरे हैं जो सेंसिटिव हैं, जहाँ पे लगभग 400 लोग रह सकते हैं। प्रबंधन विभाग के माध्यम से हम लोग कंटिन्यूसली 24/7 मॉनिटरिंग हमारी चल रही है और किसी भी स्थिति को फेस करने के लिए हम लोग प्रशासन तत्पर है और तैयार भी। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी अपने 1 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत पौड़ी पहुंची, जहां उन्होंने पौड़ी श्रीनगर पर स्थित अपने पैतृक गांव राधा वल्लभपुरम के झालीमाला मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मंदिर परिसर में पौधारोपण भी उन्होंने किया। वहीं मंदिर में आयोजित शिवलिंग स्थापना को लेकर चल रहे कार्यक्रम में हवन पूजन भी किया। इस दौरान उन्होंने परिसर में भंडारे का आयोजन किया गया।
खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले की मंत्री रेखा आर्या नई टेहरी दौरे पर रहीं, जहां खाद्य विभाग द्वारा नवीन सुविधाजनक राशन कार्ड के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री रेखा आर्या शामिल रहीं। कार्यक्रम का शुभारंभ खाद्य मंत्री ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में आए पार्टी पदाधिकारियों द्वारा पुष्पगुच्छ देकर खाद्य मंत्री रेखा आर्या का स्वागत किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए जिला पूर्ति अधिकारी अरुण वर्मा ने टिहरी जिले में प्रचलित राशन कार्ड और वितरित राशन कार्ड के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिले में अभी तक 1 लाख से ज़्यादा राशन कार्ड प्रचलित हैं, जिनमें से 84,000 से ज़्यादा राशन कार्डों को वितरित किया जा चुका है। उत्तराखंड पुलिस देश में मित्र पुलिस के नाम से जानी जाती है। बात जब खाकी की होती है तो जनता उसको खौफ के नज़रिए से देखती है, लेकिन इस खौफ को खत्म कर मित्रता में बदला उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार ने। इतना ही नहीं, डीजीपी अशोक कुमार ने इस मित्र पुलिस को स्मार्ट पुलिसिंग भी बना दिया। ये मित्र और स्मार्ट पुलिस क्या क्या कर रही है देवभूमि में, इस पर IND24 के प्रिंसिपल करस्पॉन्डेंट कैलाश बिष्ट ने खास बातचीत की डीजीपी अशोक कुमार से। इस वक्त हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी हैं, उनसे हम सीधा बातचीत करते हैं। सर, जो उत्तराखंड की जो पुलिस है, स्मार्टिंग में यहाँ पर जानी जाती है उत्तराखंड पुलिस, और आपका एक बहुत बड़ा रोल है, किस तरीके से उसको देखते हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन को, स्मार्ट पुलिसिंग के विजन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव हैं, संवेदनशील भी हैं, सख्त भी हैं, मॉडर्न भी हैं, मोबाइल भी हैं, एक्टिव भी हैं, अकाउंटेबल भी हैं, जवाबदेह भी हैं। हमने 1 साल में लगभग हम 300 कांस्टेबल मतलब पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई करते हैं, तो ये जवाबदेही बढ़ाते हैं उनके, जिससे वो जनता के प्रति गलत ना करें। ठीक है, इसी तरह रिस्पॉन्सिव हैं और टेक्नोलॉजिकल सेवी हैं और वेल ट्रेन्ड है। ये हमारा विजन है। उस तरह हमने उत्तराखंड पुलिस को आगे बढ़ाया है। और जो साइबर क्राइम है, STF है, हर फ्रंट पे, जो वो डायल 112 है, हर फ्रंट पे हमारी पुलिस जो है एक्टिव है। चीता मोबाइल हमारी स्मार्ट है। तो ये सब बनाने का हम प्रयास कर रहे हैं। सर, अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है, 4 करोड़ कांवड़िए आएंगे, कितना बड़ा चैलेंज आपको लगता है? ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा हो रही है, तो मान के चल रहे हैं कि बहुत भीड़ आएगी और हमारी उसके लिए पूरी तैयारी है। हम लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो रजिस्ट्रेशन करा करके आए। रजिस्ट्रेशन का लिंक जो है हम जल्दी से मीडिया और सोशल मीडिया पे डाल देंगे। आज पुलिसिंग बहुत सरल हो चुकी है सर, हर किसी की पहुंच डीजीपी तक है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, हम तो पीपल फ्रेंडली पुलिसिंग में विश्वास रखते हैं। बदमाशों के लिए सख्त और आम आदमी के लिए मित्रतावत व्यवहार, ये हमारा नारा रहा है और उसी का पालन करते हैं। जिसकी अगर पीड़ित है उसकी सुनी जानी चाहिए, थाने पे, जिले में और डीजीपी के यहाँ सब जगह सुनी जानी चाहिए। अगर जो नहीं सुनता है तो ऐसे पुलिस कर्मियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। कोरोना काल के बाद सर 4 धाम यात्रा शुरू हुई थी, तो वो कितना बड़ा चैलेंज था, क्योंकि खुद आप फील्ड में मौजूद रहे? 4 धाम यात्रा भी बहुत बड़ा चैलेंज था। अगर उसको तो रेस्ट्रिक्शन लगा गया, नंबर्स लिमिटेड किया गया, तब भी वो पिछले सारे पीक से आगे निकल गई है। तो और वहाँ पे लिमिटेड कैपेसिटी है ऊपर, तो उसको देखते हुए उसे लिमिट भी करना पड़ा। तो उस चैलेंज को भी हमने सफलतापूर्वक पार किया है और अभी यात्रा चली रही है, अभी तो अक्टूबर तक चलेगी और मुझे उम्मीद है कि सारे रिकॉर्ड इस बार टूटेंगे। अच्छा सर, एक सवाल मेरा और है कि आप खुद जनता के बीच पहुँचते हैं, यानी लोग आपको सिर्फ डीजीपी ही नहीं बल्कि मित्र भी मानते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? मैं इसको इस रूप में देखता हूँ कि पुलिस लोगों के लिए बनी है, इसलिए लोगों के लिए पुलिसिंग होनी चाहिए और लोगों के लिए अप्रोचेबल होनी चाहिए, आम आदमी के लिए। किंतु बदमाशों के लिए पुलिस सख्त होनी चाहिए। तो मेरा यही जो एटीट्यूड है, यही जो मेरी एक प्रकार से मॉडल है, इसी वजह से लोग मेरे से मिलते हैं आराम से, क्योंकि उन लोगों को, आम आदमी को अप्रोचेबल लगता हूँ मैं, इसलिए पहुँचते और अपनी समस्या भी बताते हैं। कोई मैसेज आप हमारे माध्यम से देना चाहेंगे प्रदेशवासियों को? यही कि वो पुलिस को सहयोग करें। जो साइबर क्राइम और ये ड्रग्स है, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें पुलिस का सहयोग करें और हमें, और जो उनके अच्छे सुझाव होंगे उनको हम जरूर उसके ऊपर पॉजिटिवली काम करेंगे। हमसे बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। चलिए, हमारे साथ डीजीपी अशोक कुमार जी थे, जिनका साफ तौर पर यह आह्वान भी है कि पुलिस लगातार अच्छे काम भी करती है, लेकिन अपराधियों के लिए पुलिस सख्त है और लोगों से भी वो सुझाव मांग रही है कि अच्छे सुझाव अगर वो देते हैं तो उन सुझावों को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। देहरादून से कैमरा पर्सन मयूर उपाध्याय के साथ ND24 के लिए कैलाश बिष्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए IND24। नमस्कार।